नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी एज ऑलवेज। लेकिन आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं हमारे साथ, जिनका नाम है दृष्टि रावल। और ये बहुत ही स्पेशल हैं। इंट्रोड्यूस मैं नहीं करूंगा। इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम दृष्टि जी को बोलेंगे कि प्लीज अपनी इंट्रोडक्शन भी आप खुद दीजिए। सबसे पहले दृष्टि जी एंड पंचोली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो ज्वाइन करने के लिए। जय श्री राम, जय भारत। थैंक यू सो मच। दृष्टि जी, नमस्ते, मेरा नाम दृष्टि है। यस, एंड मैं वैसे ओरिजिनली इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, पोहे जलेबी के शहर से हूँ। और पेशे से एक वकील हूँ। G20 की मेरी यात्रा भी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसी दौरान शुरू हुई। And it was, I think it was just a fluke. It was destined that I would be a part of such a wonderful experience. And therefore, बस चीजें होती चली गईं। मेरी पढ़ाई लॉ में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुई। Thereafter I did my masters in constitutional law. इस दौरान अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान मैंने इंटरनेशनल लॉ कमीशन यूएन हेडक्वार्टर्स में एक इंटर्नशिप करी थी। दैट शेप्ड माय करियर, माय प्रोफेशनल जर्नी फॉर द नेक्स्ट ऑल दीज इयर्स। और अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाल ही में यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसके लिए गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त हुई हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। वेरी एक गुड। इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन जो रह गया वो ये है कि G20 का एक जो यूथ एंगेजमेंट ग्रुप होता है, जो उसका एक यूथ एंटिटी है, उसमें पॉलिसी रिसर्च की सेक्रेटरी ऐसा भी मेरा दायित्व था until last year. I hope it is finished or there is something more in the cat's head. That's it. I'm sorry, but that's it. Thank you so much. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए दृश्य जी, हमें मालूम है कि G20 का जो यूथ लीडर समिट है उसके अंदर आप इन्वॉल्व थे। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, सारा कुछ देखा है मैंने। आपके सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इन भारत के स्पेशली, उनके साथ भी मैंने फोटोज देखी हैं आपकी। लेकिन जो आपका ये जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, ये कैसे हुआ? G20 यूथ, पहले तो ये यूथ लीडर समिट होता क्या है? जो सीनियर्स की मीटिंग है उसके साथ और इसका दोनों का रिलेशन क्या है? व्हाट इज दिस G20 यूथ लीडर समिट? ओके, सो बेसिकली पहले थोड़ा G20 क्या है ये समझना जरूरी है। अब G20 नहीं रहा, वो G21 हो गया है। ये भारत के लिए यस। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि जो हम इंक्लूसिव इसे बनाने की बात करते हैं वो हमने एक्चुअली करके दिखाया। G21 मैं आगे से बोलूंगी, एक ऐसा समूह है जिसमें कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, दे कम टुगेदर। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन आज होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे के 10-20 साल जो है वो प्रॉस्पेरिटी से, पीसफुल तरीके से बिताए जा सके। उस एक उद्देश्य से G21 जो है वो कार्य करता है। पहले जब G21 की संरचना जिस समय हुई, उस समय ये सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों पर आधारित था। लेकिन इवेंचुअली ऐसा लगा कि सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे भी हैं, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जिनके ऊपर भी इस लेवल का डिस्कशन होना जरूरी है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर एक सेटअप लेकर आया गया, जो आज हम देखते हैं जिस तरह से G20 होता है। 2 ट्रैक होते हैं। एक शेरपा ट्रैक कहा जाता है और एक फाइनेंस ट्रैक कहा जाता है। शेरपा ट्रैक इज अ स्पेशलिटी। मुझे लगता है एक बहुत ही सुंदर कल्पना है ये,
कि जो समाज के जितने भी सोसाइटीज के आप जितने भी हिस्सों को की कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड कोई चीज हो, चाहे वो वुमेन हो, इन सभी एस्पेक्ट्स को मिलाकर शेरपा ट्रैक की संरचना होती है। शेरपा ट्रैक कहा जाता है उसे। एंड इसके थ्रू हम जो भी समाज से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर बेहतर तरीके से डेलिब्रेशन कर पाते हैं। तो इस तरह से उनको एंगेजमेंट ग्रुप्स कहा जाता है। तो यूथ 20 जो है, ये यूथ समिट जिसकी हम बात करते हैं, यूथ 20 इज ऑल्सो वन ऑफ सच एंगेजमेंट ग्रुप्स, जिसमें G20 की जो ब्रॉडर थीम्स हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन यूथ के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर डिस्कशन होता है। और हर प्रायोरिटी एरिया जो आइडेंटिफाई होता है, जो इम्पोर्टेंट एरियाज वो आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर एक साल के लिए जो प्रेसिडेंसी आती है किसी देश के पास, उन पर सभी बाकी कंट्री के मेंबर्स के साथ मिलकर डेलिबरेशन होता है। और अंत में एक डॉक्यूमेंट निकलता है, बहुत सारी चर्चा, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स के बाद एक डॉक्यूमेंट निकलता है जिसको कहा जाता है कम्युनिक, विच इज बेसिकली a consolidated document pertaining to the entire G20 process, उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट ग्रुप की जो उस साल हुई। और ये जो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है G20 इकोसिस्टम का, वो ये है कि यहाँ पर सब कंसेंसस से होता है। सो यू नेगोशिएट एंड देन यू हुँ, कम टू अ कंसेंसस। मतलब इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं है। मतलब एक एक व्यक्ति के पास भी जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर है कि वो मना कर सकता है कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। सो हुँ, ऐसा डिसेंट हमें सिर्फ G20 के फंक्शनिंग में देखने को मिलता है, विच इज आई थिंक अ वेरी पिक्यूलियर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट इट। तो Y20 का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के नजरिए से और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक युवा देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या पॉपुलेशन में, डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा है। तो हमें एक युवा देश, सबसे युवा देश कहा जाता है। तो ऐसे देश में, और हम सबसे पॉपुलेटेड भी हैं विश्व में। हुँ, तो अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी एक शक्ति है ये, हाउ बिग इज द यूथ पावर ऑफ दिस कंट्री, उसका रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण चेंजेस, डेवलपमेंट्स, डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो इस जनरेशन के द्वारा लिए जाएंगे। और आई थिंक इट्स नॉट हिडन एनीमोर द पोटेंशियल ऑफ इंडियन यूथ। वी आर एवरीवेयर एंड वी आर डूइंग फिनोमिनली वेल। हम जहां भी हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इतने सारे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज जिन युवाओं के पास हैं, उनको प्लेटफॉर्म यूथ 20 के थ्रू दिया गया इस प्रेसिडेंसी में। दृष्टि, आपने ये जो विभिन्न देशों से डेलीगेट्स आए हैं, उनके साथ आपने कैसे समन्वय बिठाया और उनकी जो सांस्कृतिक विभिन्नता है हमारे देशों के साथ, अलग अलग देश की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उससे कैसे आपने समन्वय बिठाया सारे? आई थिंक इसके लिए तो टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना सबसे पहले जरूरी होगा। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, या वसुधैव कुटुंबकम की आज के समय में, तो मुझे लगता है उसको बल देने वाला जो एक फोर्स है, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो हुँ, हमें ये कोलैबोरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ने मदद की। हमने मिनिस्ट्री जो थी, हमारी नोडल मिनिस्ट्री या G20 सेक्रेटेरिएट था, उनके थ्रू भी कई तरह से कोलैबोरेशंस किए। जो प्रीवियस प्रेसिडेंसीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल कि भारत को प्रेसिडेंसी मिलने के पहले इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी। एंड इंडोनेशियन जो यूथ 20 सेक्रेटेरिएट था, उनकी तरफ से हमें बहुत सहयोग रहा। सो देयर वाज अ रिपोजिटरी व्हिच वाज पास डाउन टू अस। लेकिन क्योंकि थोड़ा
ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट या परमानेंट बॉडी भारत में नहीं थी जो Y20 को स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट करती हो। हमारे यहाँ एक थिंक टैंक है जो उन्हें सेक्रेटेरिएट डेजिग्नेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, एंड उसके बाद फिर जो है कार्य शुरू हुआ। इंडोनेशिया में दे ऑलरेडी हैव एन इंस्टीट्यूशन जो Y20 से रिलेटेड जितने भी उनके यहाँ से फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है वो उनके यहाँ बॉडी स्थापित पहले से थी, लेकिन हमारे यहाँ G20 प्रेसिडेंसी मिलने के बाद एक टेम्पररी सेक्रेटेरिएट सेटअप किया गया, एंड थ्रू दैट सेक्रेटेरिएट वी कॉन्स्टिट्यूटेड अ लॉट ऑफ टीम्स। तो जैसे एक डेलीगेट अफेयर्स टीम थी हमारी, एक पॉलिसी रिसर्च की टीम थी, पार्टनरशिप्स की टीम थी। तो इन सब टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके बाय रीचिंग आउट टू देम फ्रॉम थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, हमने काफी कोलैबोरेशन किया, सहूलियत से हुआ, और बहुत बड़े स्केल पर पार्टिसिपेशन स्पेशली Y20 इंडिया ने देखा, अनप्रेसिडेंटेड। इतने कार्यक्रम मुझे लगता है कि किसी और प्रेसिडेंसी में स्पेशली किसी एंगेजमेंट ग्रुप में नहीं किए होंगे। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। कल्चरल डिफरेंसेस तो सर्टेनली रहते हैं, लेकिन आई थिंक आज का युवा जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है एक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सबकी एक जैसी है। और जो ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो बहुत सुंदर सा एक संदेश है, दिस रेजोनेटेड वेल विद एवरीबॉडी। तो बहुत ज्यादा हमें कल्चरल हिंड्रेंसेस से डील नहीं करना पड़ा। सभी को बहुत एक्साइटमेंट था भारत का बनने का, भारत में आकर एक्सपीरियंस करने का, हमसे इंटरैक्ट करने का, यहाँ के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे इंटरैक्ट करने का। सो आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें प्रेसिडेंसी मिलने के पहले ही एक बहुत पॉजिटिव जो है फ्लो ऑफ थॉट ऑलरेडी था सबके मन में, एंड एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड दैट यू नो द प्रेसिडेंसी ऑफ 2023 वाज विद इंडिया, विद भारत। तो आई थिंक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया। बट ऋषि एक चीज बताओ, जैसे आपने बोला कि भाई ये सारा कुछ एक मतलब एक जस्ट लाइक अ फैमिली, राइट? एक फैमिली एटमॉस्फेयर था, सभी इकट्ठे बैठ कर बात करते हैं और सबकी बात सुनी जाती है, उसके बाद एक कम्युनिक निकलता है। लेकिन हमने देखा जैसे मैरिजेस भी होती हैं, उसमें फूफा जी होते हैं हमेशा मुंह फुला के बैठे होते हैं, जो मर्जी कर लीजिए आप। वो कहते हैं मैं नहीं मानूंगा। तो जैसे ये वाला जो G20 या G21 हो गया, अभी Y20 के पार्ट थे आप, Y21 भी हुआ होगा, ये Y20 था तो Y21 भी हो गया वो। तो उसमें जी, आपको लगा नहीं कि कोई ऐसा कोई फूफा जी थे जो मिस्चीवियस थे और मिस्टीरियस भी थे, बैठे हुए मुंह फुलाकर कि मैं ना मानूं, ऐसा भी हुआ कुछ? सर्टेनली आई थिंक थोड़े फूफा जी तो हमें भी मिले इस पूरी प्रोसेस में। लेकिन वो फूफा जी जो थे उनको हमारे यहाँ जो हमारी टीम थी वो उनसे बड़ी वाली थी, तो हमने मैनेज करा। और और मैं फिर समझ हमारे सकता हूँ कि हमारे फूफा जी कौन थे। अब बिल्कुल मैं यही कह रही थी इसके बाद कि हमारे नहीं पास तो जो ये अपने एग्जाम्पल है वो एक वो अपने सब पर भारी वो है। अपने वो अपने ससुराल का नाम नहीं लेंगे सुमित जी, क्योंकि वो ससुराल में रह रहे हैं तो अब वहां रह के नाम नहीं लेंगे। सर, आप बार-बार बोलते रहते हो, मैं अपने ससुराल में रहता हूँ, मैं ससुराल की कंट्री में रहता हूँ, ससुराल में नहीं रहता हूँ। बड़े लोगों को गलतफ़हमी है कि मैं ससुराल में रहता हूँ अपने। और ऋषि जी, अगर जैसे आपने बोला कि ठीक है हमने मैनेज कर लिया, पर ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर था, वाज़ इट वेरी पॉजिटिव? वाज़ इट टेंस? बिकॉज़ वो रशिया का भी मैटर था, जो रशिया यूक्रेन के ऊपर दे वर ट्राइंग टू प्रेस कि भई भारत को थोड़ा-सा प्रेस किया जाए, और भी बड़े इश्यूज़ थे, उन सबको साइडलाइन करके हमने ये प्रेसिडेंसी के ऊपर काम किया। तो जो जो सीनियर्स में हमने देखा, क्या यूथ में भी वही चीज़ देखी और ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा था? आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट, आई टोटली अंडरस्टैंड। आई थिंक ये मैं आगे इस बात पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक थी, और अच्छा है ये प्रश्न आया है। G20 की प्रेसिडेंसी जब भारत के पास आई तब रशिया यूक्रेन का जो सिचुएशन था इट वाज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग, बहुत गंभीर विषय था।
और इसके बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि Y20 इंडिया वाज द फर्स्ट एंगेजमेंट ग्रुप, पहला, जिसने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, इस पर कंसेंसस लेकर आए। सो Y20 वाज द फर्स्ट एंगेजमेंट ग्रुप, और बाकी एंगेजमेंट ग्रुप्स में कंसेंसस आए नहीं आए वो सेकेंडरी है, लेकिन Y20 वाज द फर्स्ट एंगेजमेंट ग्रुप जिसमें डिस्पाइट ongoing रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये कंसेंसस आया that African Union should be made a part of G20, उसके inclusion को लेकर. So I think this in itself says a lot about the whole process, that how well these young aspiring global leaders sort of navigated through such tense political situations and came out with such a great victory, I would say. तो सर्टनली अगर एक पूरा सिस्टम देखा जाए तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. इट वाज जस्ट एज इफ आपके दोस्त मिल रहे हैं आपको, जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरह से रहते हैं, मैप में किसी बहुत दूर जगह से आए हैं, बट उनसे मिलकर उनके साथ जब आप डिस्कशन करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि उनके हमारे प्रॉब्लम्स और इंटेंडेड सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, ये बहुत मैच करते हैं. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट अलाउड अस टू नेविगेट दिस वेरी स्मूथली. ऑब्वियसली कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें होती हैं, but overall it was a very good experience despite what was going on. आप ये बताएं बेटा दृष्टि कि आपको जो एक्सपीरियंस रहा है तो वो आगे यूथ को कैसे मोटिवेट आप कर सकती है? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा, और आपको सिलेक्शन के लिए कैसे चुना गया, ये बताएं, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? जी, सो आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हाउ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर. बहुत प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है. लेकिन जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा अब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं. सो आई थिंक फॉर एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक G20, G7, क्वाड, जो इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उसमें उन्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, डिप्लोमेसी, लीडरशिप, ऐसे रोल्स में उन्हें अपना जो है एक फाउंडेशन स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले यू शुड रीड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, द होल थिंग. आपको खुद को पहले एजुकेट करना पड़ेगा. जब आप उन चीजों को समझेंगे उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपके इंटरेस्ट से मिलता जुलता क्या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है. बहुत सारे हैं आजकल तो. You just have to literally type in your computer, in your phone, and there will be like endless options for you to choose from. तो ये आपके ऊपर बर्डन है कि पहले आपको खुद को समझना होगा कि मुझे क्या मेरा इंटरेस्ट है. And after that, I think it will be important for you to seek out those opportunities that present themselves in front of you. Proactive होकर, dedicated होकर, थोड़ा hard work करके, क्योंकि there is no substitute for hard work. There's no magic formula कि उसको apply करके और सब चीजें will work out. Certainly, it's a trial and error sort of a situation. तो आपको you have to be committed to your goals and keep looking out for opportunities, attend as many seminars and conferences that you can, take up leadership roles, even if you are in school, college, doesn't matter. आप जहां पर भी हैं वहां आप leadership roles लें, आप खुद seminars, conferences conduct करें, आप eminent speakers को बुलाइए, उनसे आप networking करें, आप जो वहां attend करने वाले जो लोग हैं उनके साथ आप networking करें, and that's how you come across an opportunity like this subsequently. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. एज अ
student, I was very active in attending conferences, organizing conferences. बहुत सारे roles मैंने I kind of undertook a lot of responsibilities roles as a student myself, and that helped me in the long run क्योंकि जो एक बहुत बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आई थिंक इंडिया, उसके साथ मैंने अब बहुत समय काम किया, 6-7 साल आई वाज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएशन एज वेल। एंड वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा उसके थ्रू my name was recommended, my profile was called, and I obviously I submitted it to the concerned authority जो think tank है वहां पर मैंने submit किया। and because of my experience, जो मेरा leadership एक experience था, मेरा international experience था, उसके दम पर ये opportunity मुझे मिली। So as I said, there is no substitute for hard work, there's no substitute for perseverance, and there's no substitute for you know that urge in yourself कि I want to do this. This is something that interests हाँ, you, to convince yourself कि ये पर तो दृष्टि जी, मुझे करना ही है और मैं इसे जरूर करूंगी या करूंगा। पर दृष्टि जी एक चीज बताइए, आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लीजिए, लेकिन जितनी ये कंट्रीज थी वहां पे इतने उल्टे सीधे नाम होते हैं। मुझे आप बताइए पहले उनका उल्टा सीधे नाम आप बोल कैसे लेती हैं? तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो जितना मर्जी आप हार्ड वर्क कर लो, उनका नाम नहीं आप बोल सकते। तो उसको नाम को बोलने के लिए क्या किया होगा आपने? निकनेम रखे, क्या किया? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बोली है, हमारे देश में ही इतनी तरह की बोलियां हैं और अलग अलग नाम हैं कि हमें तो बचपन से प्रैक्टिस थी। तो भारतीय लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका नाम लेने में, उनको जरूर भारतीय लोगों का नाम लेने में प्रॉब्लम हुई। एंड आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी कंसिडरेट अबाउट इट। तो अगर किसी ने दृष्टि का रिष्टि भी कर दिया तो कोई परेशानी, ऐसे कुछ बुरा मानने वाली बात हाँ, नहीं थी। तो लाइक चलता है। लाइक चाइनीज में है, जैसे चाइना में क्या है कि इनके नाम भी बड़े उल्टे सीधे नाम होते हैं, वो बोलने बड़े मुश्किल हैं। तो हम सभी ने अपना एक इंग्लिश नाम रखा होता है सिंपल सा। तो यू नो सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई थिंक मे बी वहां पर भी ऐसे है कि सभी ने अपना एक इंग्लिश नाम छोटा सा रख लिया हो, सम काइंड ऑफ पेट नेम और निक नेम, सो इजी टू कम्युनिकेट। ऐसा था क्या कुछ ऐसा, या इट Certainly, वाज जस्ट विद द फ्लो? certainly. No, certainly. And in fact, क्योंकि I think Y20 इंडिया का एक और बहुत फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये था कि हम सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं मिले। ये साल भर की प्रेसिडेंसी का जो ड्यूरेशन था, इसको Y20 इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। हमने एटलीस्ट 3 जो इवेंट्स थे, उनमें एक क्या कहेंगे, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को हम साथ में लेकर आए। जैसे एक हमारा इंसेप्शन इवेंट जो था, जो गुवाहाटी में हुआ था, we had representation from so many G20 countries in the first event itself. We had after that we had a pre-summit in Leh Ladakh, and there also we flew everybody from their countries to Ladakh. It is unprecedented. तो बाय द टाइम हमारे मेन समिट का समय आया जो वाराणसी में हुई, हम आपस में घुल मिल चुके थे, हम आपस में जानते थे एक दूसरे को, एंड बिकॉज वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच थ्रू ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, ऑल दोज थिंग्स। इनफैक्ट कुछ इवेंट्स ऐसे भी रहे जिसमें कुछ एक जो लोग हैं उनको आने का मौका पहले मिला, बाद में मिला। तो इस तरह से दैट कॉन्स्टेंट टू एंड फ्रो वाज हैपनिंग। So I think that in itself allowed us to interact with them and be friends with them way sooner than I think I would imagine in some other presidency, जहां आप एक main summit के लिए आए और फिर निकल जाए। So we had that personal interaction with them over and over again. So that somehow helped us to even more, in some way solidify our relations, our friendship with the delegates. दृष्टि, ऑसम, ऐसी कोई ऑसम। घटना जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, जो आप लंबे समय तक याद रखेंगी, आपके Y20 इवेंट के दौरान आपके साथ हुई हो, या आपने कोई ऐसी देखी हो जो आपको जीवन भर याद रहे, तो आप हमारे दर्शकों के साथ उसको शेयर करें। आई थिंक दो चीजें हैं जो मुझे याद रहेंगी। एक जो थोड़ा सिग्निफिकेंट है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं पॉलिसी रिसर्च की सेक्रेटरी थी, बहुत पढ़ना
लिखना पड़ता है, हर चीज को आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देकर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपका काम इज रिटन, सो एवरीबडी, इट्स ओपन टू स्क्रूटिनी बाय ऑल। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जब मेरे पास आई, मुझे लगा कि दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू शो कि कितना पोटेंशियल है हमारी यूथ के पास। तो जो टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट करी, आपको ध्यान में होगा कि 1 दिसंबर को ऑफिशियली हमने अज्यूम करी प्रेसिडेंसी, एंड हमारा जो इंसेप्शन इवेंट था, जो पहला मेन इवेंट था, वो फरवरी में स्केड्यूल हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी इनफैक्ट। तो वी हैड ओनली 2 months टाइम टू डिलीवर द वाइट पेपर्स। वाइट पेपर्स जो है एक तरह से एक उसको श्वेत पत्र कहा जाता है, जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य को लेकर, कि ये ब्लूप्रिंट है हमारा, ये हमारे मेन एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं इस प्रेसिडेंसी में। और उनसे रिलेटेड कुछ आप की पॉइंट्स बताते हैं कि हम ये एनविजन कर रहे हैं आने वाले समय में डिस्कशंस इन पे होंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट कम्स आफ्टर द कम्युनिक, आई वुड से। तो टीम बनाने में ही हमारा दिसंबर पूरा निकल गया, एंड सो वी जस्ट हैड जनवरी टू प्रिपेयर दोज वाइट पेपर्स, क्योंकि हमें खुद पे इतना भरोसा था कि हम ये कर लेंगे। हमने 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 5 प्रायोरिटी एरियाज लिए, जिन पे हमने अलग अलग तरह के यूथ से कंसर्न जो इश्यूज है उनको उठाया। अब आप सोचिए कि 5 थीम्स के ऊपर आपको व्हाइट पेपर्स लेकर आने हैं, 5 टॉपिक्स में सब टॉपिक्स भी हैं। आई थिंक दैट एक्सपीरियंस changed how I look at things, how I deliver my work, in the greatest sense. और जब वो व्हाइट पेपर्स फाइनली बने और उनको हमने लॉन्च किया हमारे इंसेप्शन इवेंट पे, ये लॉन्च जो था, ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनके हाथों द्वारा हुआ। So to be able to share that stage, that global stage where people from around the world are in attendance, और एक छोटे 2 tier 2 सिटी से आने वाली लड़की जब उस मंच पर अपना वक्तव्य देती है, and she launches that white paper on behalf of her country, representing the youth of her country, तो वो, I think that was something that I will never forget in my life. दूसरा जो है, ये तो थोड़ी सीरियस बात हो गई। जो दूसरी चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहेगी, हमने एक इनफॉर्मल मीटिंग अरेंज करी दिल्ली में ही, जिसमें जो डेलीगेट्स जब आए हुए थे लद्दाख वाली प्री समिट में जाने के पहले, वी ऑल अटेंडेड दैट। तो ऑब्वियसली खान पान की बात तो होनी ही है, स्नैक्स वर कॉल्ड, और एक प्लेट में मोमोज थे। तो जो हमारे साथ, आई थिंक इट वाज फ्रांस और सम कंट्री, उनके डेलीगेट ने कहा ये क्या है, एंड देन वी टोल्ड हिम दैट दीस आर मोमोज, एंड ही वाज लाइक व्हाट आर मोमोज, and so we told him ki arey, this is a very savory snack in India, which is very liked by all, and obviously वो spicy होता है थोड़ा, but उन्होंने उसको खाया और वो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि ये तो खाने का तो मजे ही आ गए। सो सीइंग दैट कि किस तरह से आप खाने की प्लेट पर एक इंटरैक्शन जो हो रहा है खाने के ऊपर, उससे आप आइस ब्रेकिंग कर रहे हो, लाइक दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट दे आर फैसिनेटेड बाय व्हाट वी ईट, कि समोसा कितना बढ़िया है और ये मोमो कितना बढ़िया है। तो वो जो कॉन्वर्सेशंस हुई ऑन द लाइटर साइड, आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई विल रिमेम्बर, क्योंकि हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारे लिए वो कितना नॉर्मल है, बट कोई बाहर आने वाला व्यक्ति जब देखता है तो उसमें कितनी उत्सुकता होती है उसको जानने के लिए, जो कि शायद हमें भी होगी जब कभी हम बाहर जाते हैं और देखते हैं। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई विल रिमेम्बर, और ऐसे तो बहुत है, पूरा साल भर ही ऐसा एक्सपीरियंस था कि किताब लिख दूं मैं।
कोई ऋषि इंदौरी जी, व्यंजन नहीं I था want to उसमें पूरा? कोई इंदौरी व्यंजन नहीं था उसमें? इंदौरी व्यंजन नहीं था, ये तो गड़बड़ हो नहीं गई। था। बट नहीं एक्चुअली माफी मांगती हूँ मैं। You बट were the आई थिंक secretary and still you couldn't manage. आई थिंक किसी समय ब्रेकफास्ट में पोहे जरूर थे। दिस आई रिमेम्बर। सो वी मैनेज्ड। आई एम सॉरी, पोहे हमने खिला दिए। But Drishti ji, I want to tell you one thing. जो मोमोज इंडिया में मिलते हैं, we call it a Chinese dish. चाइना में मोमोज नाम की कोई चीज ही नहीं है. So you should know it एग्जैक्टली। is a Indian dish sold as a सर्टनली। Chinese. दो डिशेज है यस। इंडिया में जो हमने बचपन से खाई है। एक तो जैसे मोमोज आता है, दूसरा है मंचूरियन, वो भी बोलते हैं कि चाइनीज डिश है। मंचूरियन नाम की भी कोई डिश उसके मिलती जुलती भी आपको मिलेगी नहीं पूरे चाइना में। सो दीज आर ऑल इंडियन डिशेज जो हम चाइनीज बोल के खिलाते हैं पूरी दुनिया को। Yeah, I was just saying that this is exactly like you discover this कि अच्छा ऐसा कि इन्हें पता नहीं है। So it's just a very interesting experience. यही यही बोलना चाह शुक्र, रही थी। I hope you did not tell the Chinese delegation that this is momos, which is a Chinese dish. They would have taken it and put it on their head like this. So technically China was not there, so I was saved. अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपने बोला कि ये सारा जो प्रोग्राम था इट वाज यू हैड सम इश्यूज फॉर द यूथ व्हिच वाज डिस्कस्ड, 5 व्हाइट पेपर्स निकाले, बट देन हाउ डू यू टेक आउट कि हर एक कंट्री के जो यूथ है या पॉपुलेशन है उसके इश्यूज डिफरेंट होते हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू कम आउट विद अ व्हाइट पेपर व्हिच सूटेड एवरीबॉडी, इट टच्ड ऑन द इश्यूज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, और वो कौन से इश्यूज थे जो सभी को टच करते हैं, एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दोस? Exactly, a very valid question. तो काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई इस पर जब शुरू में हमने सोचा कि हमें ऐसा करना है। हमें काफी हेल्प मिली जो पुराने वाइट पेपर्स पहले यूथ एंगेजमेंट ग्रुप ने प्रीवियस प्रेसिडेंसीज में निकाले थे। हमने देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ऑन गोइंग है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कंटिन्यू करना जरूरी है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आज इंक्लूड करना जरूरी है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस हो रहे हैं। So I think I'll tell you the 5 themes that we had, and I think it will give you an idea that why they are common to all the youth across the world. So the first theme that we took was future of work. So it was industry 4.0 innovation and 21st century skills. तो जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जब हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी की, स्टार्टअप की, तो आई थिंक दीज आर सम एस्पेक्ट्स। हम एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक youth across the world relates to, because employment is an integral aspect of any young person's life or any person's life for that matter. So this was the first priority area that we came up with. Second, kyunki we saw the tensions rising, on a global level, so we were reminded that how important it is for us as a collective entity to grow, um, that peacefulness of the world is saved, is preserved. तो सेकंड जो हमारा टॉपिक था दैट वाज पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, और इसकी प्रेरणा एक इसके साथ एक देयर इज अनदर लाइन दैट फॉलोज एंड इट इज कॉल्ड ushering in an era of no war. So this was motivated by our honorable prime minister's statement during Indonesian presidency that this is not the time for war. So I think that was one of the things that we took. We discussed a lot of things in that, क्योंकि कई बार होता है कि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशंस होते हैं वो कभी बहुत ग्लोबल नॉर्थ सेंट्रिक हो जाते हैं। सो
we thought of, discussing issues where we can collaborate. Global North and Global South can come up with for equitable collaboration. जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन है, तो यूएन और उसकी जो एंसिलरी बॉडीज हैं, उनको हम कैसे और बेहतर तरीके से एफिशिएंट बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा होना बहुत आवश्यक थी, गिवन द global situation at the time and presently also as we are seeing it. So I think recalibrating these organizations was also considered important at the time, and so it was taken up. जो थर्ड हमारा टॉपिक था, it was climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. So in this aspect, of course, I think climate change has been the biggest concern for the collective global world. And so it was super important to discuss it. And so we came up with a few, kyunki bahut vast hai, it's huge. So we decided that what is something that youth can actively contribute to. So we spoke about integrating sustainability in our lifestyles. We spoke about green energy, with how Honorable Prime Minister Modi talked about lifestyle for environment. We talked about disaster mitigating infrastructure. So these were some of the aspects that we discussed in that theme, and they all resonated with the global youth. The fourth theme that we had was shared future, which is youth in democracy and governance. So some countries had a problem with the word democracy in the title of that priority area. जैसे जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तो हम we don't identify with this. This is something that's alien to our political system. So of course we had a discussion about that, or we all of us agreed that it is also one of the biggest political systems commonly implemented at a global level. So this was our fourth priority area. And the last was health, well-being and sports agenda for youth. Of course, आज हम देखते हैं कि इतनी fast paced life में, when we see young people getting affected by severe diseases, ailments, depression, substance abuses, so you are forced to think कि इसको कैसे टैकल करें, क्या क्या ऐसे मेजर्स लेकर आए कि इस जो ये परेशानियां हैं, इससे इससे हम किस तरह से बेहतर तरीके से जो है सामना इसका हम कर पाए. So this was our fifth topic. उसमें हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा, इस सब के बारे में भी जो है डिस्कशन शुरू किया. तो ये जो 5 थीम्स थी, इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमने अपने व्हाइट पेपर में जोड़ा, which was I think one of the most innovative ideas that Y20 India came up with. It was, of course, हर प्रेसिडेंसी में चैलेंजेस आइडेंटिफाई हुए और उनके सॉल्यूशंस प्रपोज हुए. कई जगह पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया. वो बड़े G20 कम्युनिटी का लीडर्स डिक्लेरेशन का हिस्सा भी बने. लेकिन कैसे आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, वो हमने इस प्रेसिडेंसी में किया. कैसे किया? तो हमारी व्हाइट पेपर्स में हमने हर थीम में भारत ने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ऑलरेडी क्या करा हुआ है, उसका हमने एक छोटा ब्रीफ, एक केस स्टडी हर अपने व्हाइट पेपर में डाली, जिसका हमने टाइटल दिया द इंडिया वे. फॉर एग्जाम्पल हो गया, या फिर जो हमारे स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, हमने उनको रिफ्लेक्ट किया. जैसे क्लाइमेट चेंज में हमने मिशन लाइफ को हाईलाइट किया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमने हाईलाइट किया. सो दीज वर सम पिक्यूलियर थिंग्स, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, राइट. सो
I think this was one of the most fascinating aspects because everybody was so interested to know that, wow, this is already happening here. You have these policies in place, and look at the numbers. I हुँ, mean, ऑफिशियल नंबर्स. सो हम्म, यूजुअली बोला जाता है कि जो ऑफिशियल आंकड़े होते हैं वो कम होते हैं. तो आप सोचिए कि अगर वो ऑफिशियल आंकड़े इतने हैं, तो जो एक्चुअल आंकड़े होंगे वो क्या होंगे? मतलब वी हैव डन सो वेल विद इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस थिंग्स. So हुँ, this was something that I think was a great milestone for the whole Y20 uh, platform. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लेकिन दृष्टि जी, यू थिंक जैसे G21 में या ये Y21 आपका है प्लेटफ़ॉर्म था, उसमें सभी डेलीगेट्स के साथ एक रिलेशनशिप बनता है, यू इन टॉक विद देम पूरा साल आपने बातें करी हैं। G21 या Y21 खत्म हुआ, रिलेशनशिप खत्म हो गया, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहता है कि इट्स गॉन एंड जब अगली बार कभी प्रेसिडेंसी आएगी तभी बातें होगी? No, no, of course it continues because apart from their official roles in Y21 or G21, they are aspiring, amazing individuals, young people who are doing so well in their own professional lives. So that collaboration also stays. तो Y21 G21 चाहे एक साल का हो, लेकिन ये जो रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो, दैट वन पीरियड ऑफ 1 year, that is something that stays with you for as long as you want. So it's not that कि अब एक साल हो गया प्रेसिडेंसी, अब क्योंकि ब्राजील को चली गई है तो अब we have nothing to do with you or they have nothing to do with us. No, the collaborations continue. In fact, I'm sure कि um, as we are talking, there might be a collaboration in progress. So I think that's the beauty of being a part of the bigger youth network. You know, Y21. It allows you to remain in touch, and of course, we are so handy with social media, so that हुँ। friendship stays. It stays. वंड तो न अगली बार जब भी ये G20 या Y21 कभी भी होगा, तो पंचोली जी और मैं, हम दोनों भी यूथ वाले में आने वाले हैं। क्योंकि देखो अगर राहुल गांधी 53 में भी यूथ यूथ कांग्रेस के वो हेड हैं, तो हम भी आ ही सकते हैं। तो ही इज़ अ एग्जांपल आल्सो फॉर अस, so we should be part of it. So don't forget to recommend us. Certainly, but you know how things are different with Rahul Gandhi and his, you know, uh, mother institution. हमारा मदर इंस्टीट्यूशन थोड़ा अलग है. आपके बहुत लिए बढ़िया। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी. ऑफ कोर्स, ऑफ अच्छा, लेकिन कोर्स। एक बात आखिरी में बताइए दृष्टि, इस सारे आयोजन पे आपको मोदी जी की छाया दिखी और आपको क्या लगा कि अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या ये सब संभव था? अगर इसका सबसे आसान तरीके से जवाब अगर मैं दे पाऊं तो वो ये होगा कि नहीं होता. Because the kind of leader that he is, forget the political gimmick for a second here. Let's talk about how he has portrayed India on the global platform, how he has portrayed Bharat on the global platform. हुँ, From an inward looking country, we have come to the stage where everybody is looking at us, that what does Bharat like, what does Bharat do in this situation, right? Everybody is looking at us. People are um, looking at the brighter aspects. It is not just something that, in some index we are coming up at some lower rank, and so people are trying to pin us down. No, the times have changed. Now India is a global leader. So I think that aura reflects in what everybody else also does. So I think he has pivoted the whole G20 narrative, the G20 presidency of India in such an amazing way that it has put us as an example for the world. I mean, just look at the aspect of including African Union. It's it's
it's an amazing Exactly. example. When we talk about inclusivity, we actually delivered that inclusivity. So Hmm. I think that's my take on it. It was not possible without him. So of course, the credit for bringing this opportunity home and actually executing it in such an amazing way. Kudos to his team and the Honorable Prime Minister, and for, of course, allowing us to be a part of that, wave as well. So I think बहुत it बढ़िया was because of दृष्टि. that vision. It Just was one thing, really I think it was because remarkable. of that. जो आपने बोला ना सारा ये, जैसे द होल प्रोसेस द वे यू एक्सप्लेन, ऐसे लगता है कि G20 या Y21 का जो प्रोसेस था, उसके अंदर बैठ के हम देख रहे हैं इसका सारे को. वी वर एक्सपीरियंसिंग थ्रू योर वर्ड्स. I hope that's true because it was unprecedented. अब उन्होंने कहा था कि जन भागीदारी इसमें होनी चाहिए. He made it a people's movement. It was not limited to premier institutions or just some bureaucratic events. No, आपके events गांव, शहर, कॉलेज, स्कूल, खाली मैदान, सब जगह G20 के events हुए हैं. Like he brought it to the doorstep of a common person. It was not Hmm. an elite Hmm. event. It was an experience for the whole country, for the common person as well. I think that was the beauty of Bharat's G20 presidency. Now, Drishti ji, I want to tell you one more thing कि चाइना वाज शॉक्ड कि जब पूरा साल इतने सिटीज में जब प्रोग्राम हुआ है पूरे इंडिया में, भारत में, सॉरी, इट वाज भारत हु डिड इट, नॉट इंडिया. तो चाइना सरप्राइज था कि भारत के अंदर इतने सिटीज हैं. वी डिड नॉट इवन नो. चाइना के अंदर 25-30 सिटीज है सिर्फ, जहां पर पूरा चाइना बसता है. और भारत तो हर कोने में भारत है. और ये दुनिया हैरान थी कि हाउ कैन अ कंट्री हैव 200 सिटीज. Agreed. I absolutely agreed. And 200 cities, I'm telling you, the official the statistics, I'm sure somehow, somewhere, कम ही होंगे, ज्यादा ही इवेंट्स हुए हैं उससे. Everybody was talking about it. Like every corner, even in a small town, city, village, there was a G20 logo, some informative poster that you could find about an event happening there. So certainly, wave. पंचोले जी, इफ यू अलाउ मी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना है. जैसे सारे बिल्कुल डेलीगेट्स आए पूछिए. थे वहां पर, तो जैसे यूपीआई को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, जो इंडिया का डिजिटल वाला है. हाउ वाज इट, टेकन अप? वर दे शॉक्ड, दे वर सरप्राइज्ड? हाउ वाज द रिएक्शन? I think this should be one of the biggest success stories of something that was a trailblazer. मुझे लगता है कि जो इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन है, especially payments related, people had no imagination for it, what we delivered. So they were surprised that a small नारियल वाला, जिसका ठेला सड़क के किनारे लगता है, उसको सहूलियत से आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जस्ट $30 और $60. तो जब उन्होंने ये देखा कि भाई वी डोंट कैरी कैश विद अस, हम बस फोन लेकर निकल जाते हैं और पूछते हैं भैया पेटीएम कर दें, आपको गूगल पे कर दें, ही वाज सरप्राइज्ड दैट हाउ इवन, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, लोगों को उसके प्रति जागरूक करना, और स्पेशली इन अ कंट्री जो कि विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो इतने लोगों को इतना टेक savvy बनाना कि पेमेंट्स डिजिटली हो रहे हैं, और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इतनी सहानुभूति से उसका उपयोग कर रहा है उस टेक्नोलॉजी का. So they were surprised, and now you can see that how it has inspired France and some other countries to actually start taking digital payments through UPI. So I think बहुत है और समय कम है. सही बात है. Now we'll come again. Drishti ji, it was such a pleasure. I cannot tell you.
कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया ये वाला, वी हैव लिव्ड दिस वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 50 मिनट्स और एक-एक मोमेंट हमने आपके साथ बैठकर ऐसा था जैसे G20 या Y21 के अंदर बैठकर हमने उसको एक्सपीरियंस किया है। सच अ प्लेजर टू हैव यू टुडे और इसके ऊपर दोबारा से कंटिन्यू रखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। ये यहीं पर खत्म नहीं हो सकती। इसको और कंटिन्यू रखेंगे एंड वी विल हैव मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग अभी लोग भी पूछेंगे एंड ऑल दोज़ क्वेश्चंस आई विल कलेक्ट, विल प्रेजेंट इट टू यू एंड विल हैव अनदर शो विद यू इफ यू परमिट। दृष्टि की बातें सुन के मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पैदा हो गया, मैं थोड़ा लेट पैदा होता तो मैं भी एंजॉय करता ये मोमेंट। पर क्योंकि आप जल्दी पैदा हुए तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हम जैसे बच्चों को मिल पाई, ऐसा आप समझें। आपने हमें इस लायक बनाया। आपने हमको लाजवाब कर दिया, अब हम कोई जवाब नहीं दे सकते। तो दृष्टि जी, thank you so much today for joining us, for sharing each and every moment with us. And it was a proud moment. भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। पूरा साल हमने वो जलवा देखा है। दुश्मनों के बीच में बैठकर मैंने इनके खून के आंसू देखे हैं। आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्राउड मोमेंट है जो आपने रिलीव कराया है हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जल्दी से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय श्री राम। और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे युवा मातृ शक्तियों को मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। थैंक यू। जय श्री राम, जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.